हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। 100 दिन समाधान बिन। जी हां, किसान आंदोलन के आज पूरे 100 दिन हो गए, लेकिन जिस मांग को लेकर किसान आंदोलन किया जा रहा है वो आज भी बरकरार है। किसान कृषि कानूनों की वापसी और MSP पर कानूनी गारंटी की मांग वो कर रहे हैं, तो सरकार इस बात पर राजी होने को कतई भी तैयार नहीं है। इसको लेकर किसानों ने आज काला दिवस मनाया और इस दौरान करीब 5 घंटे तक KMP को जाम रखा गया। इस दौरान महिलाएं काली चुन्नी ओढ़कर सड़कों पर उतरी और 3 कृषि कानूनों के खिलाफ गुस्से का इजहार किया। वापस नहीं होंगे तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। हमारे इस दिल्ली मोर्चे का 100 दिन पूरा हो गया। 100 दिन के बीच में ये लगभग लाइए तो 30-32 दिन की सरकार सुती पड़ी है। सरकार को जगाने के लिए, सरकार को दिखाने के लिए भी लोग हमारे साथ हैं, नौजवान हमारे साथ हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी हमारी मांगें मानी जाए तो जो लोग है कणक की कटाई करें जाके। ਅੱਜ ਸਾਡਾ 100 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇਸ਼ ਆ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਾਸਿਸਟ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ ਵਜੋਂ 100ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ KMP ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੂਗੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ EMPLOYEES ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਐਂਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈजेशन ਦਾ ਵਿਰੋਧ करता है। उधर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर चरखी दादरी के किसानों ने काला दिवस मनाया। इस दौरान इलाके के सभी खापों के प्रधान, किसान, मजदूर और व्यापारी तीनों कृषि कानूनों के विरोध में अपने अपने घरों पर काले झंडे लगाकर विरोध किया, साथ ही पैदल मार्च कर सड़क पर भी विरोध जताया। किसान आंदोलन चल रहा है उसके 100 दिन पूरे हो गए और आज का ये दिन है जिसको एक काले दिवस के रूप में मना रहा है किसान। तो आज का दिन काले दिवस के रूप में मनाया गया, इसीलिए जो अपने पट्टी और ये काले रंग की ये पट्टी बांध के तीनों काले कानून हमारे वापस नहीं हो रहे, एक विरोध प्रदर्शन दिखा रहा है किसान। आज का दिन इसीलिए काली पट्टी बांध के मनाया। वहीं इस विरोध में शामिल निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने कहा कि सरकार को किसानों की बात मानते हुए तीनों कृषि कानूनों को जल्द से जल्द रद्द कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हवाई अड्डे और हवाई जहाजों को भी किसान रोकेंगे। बात थी लेकिन सरकार मान नहीं रही। ये दुर्भाग्य है देश का। लोकतंत्र के अंदर इतनी बड़ी संख्या में इतने बड़े लोगों की बात को सुनना चाहिए। मुझे तो समझ में नहीं सरकार के लिए तीनों काले कानून वापस करने में सरकार का नुकसान क्या है। चौथा कानून, इस तीनों कानून रेस करके चौथा कानून किसान की भलाई में देश के हित में सरकार ने लाना चाहिए और जन आंदोलन को सार्थक लोकतंत्र का हिस्सा मानते हुए तीनों कानूनों को वापस करना चाहिए। ऐसा है ये किसान आंदोलन, इन्होंने एयरपोर्ट और जहाजों को भी करना रोकना पड़े। इस मिशन को कामयाब होकर रहेगी। जो भी हाईकमान का आदेश करेगा हम उसी का पालना करेंगे। उधर गोहाना पहुंचे सोनीपत से बीजेपी के लोकसभा सांसद रमेश कौशिक ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही किसान आंदोलन का समाधान निकलेगा। हालांकि वो किसान आंदोलन पर खुलकर बोलने से बचते नजर आए। बारे में हाँ, अभी इसका भी जल्दी समाधान हो जाएगा। तो कहाँ बातचीत की हुई है? कई बार वार्ता भी हो चुकी है, आंदोलन कर रहे हैं वो इसमें लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे कृषि मंत्री हैं उनकी ड्यूटी लगाई है कि जल्दी निपट जाए। वहीं रमेश कौशिक के साथ गोहाना आए बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने किसान आंदोलन को कांग्रेस का आंदोलन बता डाला। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन किसानों की बजाय कांग्रेस का हो गया है।
देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश में ये गुरनाम सिंह चढ़ूणी गए हैं और वहाँ इनका स्वागत पूरी तरह से दिग्विजय सिंह ने किया है, तो ये किसान आंदोलन ना होकर कांग्रेस आंदोलन हो गया है। किसान तो वहाँ पर दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर विरोध कर रहे हैं इनका, जो वहाँ पर बैठे हैं उनका, कि हमारी फसलें खराब हो रही हैं, हमें इस कानून से कोई आपत्ति नहीं है, ये किसान के पक्ष में कानून है, इसमें राजनीति ज्यादा है, किसान का हक कम है। उधर कांग्रेस विधानसभा में किसानों के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ चुकी है, जिस पर 10 मार्च को चर्चा होगी। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है, किसी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं है, सिर्फ कुलदीप बिश्नोई नहीं पहुंच सके थे, बाकी प्रस्ताव पर सबके साइन थे। एक विधायक हम पहुंचे नहीं थे, उनको कुलदीप बिश्नोई जी और सबके साइन, ये कोई सवाल नहीं, सब कांग्रेस एकजुट है। वहीं किसान मोर्चा ने 7 मार्च को यमुनानगर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के विरोध करने का ऐलान किया है, जिस पर बीजेपी प्रदेश महासचिव एडवोकेट वेदपाल ने कहा कि प्रजातंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, वो अपनी बात रखें, ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम है। ये पार्टी का कार्यक्रम है, अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, हम अपनी बात रखें, आप अपनी बात रखो। आप इसका विरोध सच्चाई लोगों तक ना जाए क्या इसलिए कर रहे हो? तो आप इसका विरोध क्यों कर रहे हो? जो जनता पर बात जाएगी उसका फैसला ले लेंगे सच्चाई क्या है। आप अपनी बात रखें, हम अपनी बात रखें। और फिर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये पार्टी है। एक तरफ किसान कृषि कानूनों की वापसी को लेकर तरह तरह के कार्यक्रमों के जरिए सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ लगातार किसानों की ओर से सत्ता पक्ष के नेताओं का विरोध भी बीजेपी के लिए बेचैनी की सबब बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। रिपोर्ट के जरिए, क्योंकि आज कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर किसानों का काला दिवस, और आज किसानों के द्वारा यह बताया गया कि हम पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं और इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए हमें आगे रणनीति चाहे किसी भी रूप में बदलनी पड़े, लेकिन हम आगे बढ़ते रहेंगे। और इन्हीं सभी चीजों को लेकर जरा जानने के लिए, क्योंकि आज 100 दिन हो चुके हैं और समाधान अभी तक निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इन्हीं चीजों को जरा समझ लेते हैं। सभी खास मेहमान इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे, हमारे साथ किसान नेता दर्शन ढाडा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दर्शन जी, बहुत स्वागत है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, सरकार का पक्ष रखेंगे। खेमचंद जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता आनंद बियानी जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं शुरुआत खेमचंद शर्मा जी आपसे ही करना चाह रहा हूं। और जब किसानों के द्वारा एक लंबा समय हो चुका है, मांग बार बार रखी जा रही है, और ऐसा नहीं कि सरकार को मालूम नहीं हो, इल्म नहीं हो, ये सभी चीजें जानने के बाद, मांगों को समझने के बाद, कई दौर की वार्ता होने के बाद अभी तक भी गतिरोध बना हुआ है, तो ये जो सरकार और किसानों के बीच की खाई है, ये आखिर कब खत्म होगी? इसके लिए कोशिशें कब शुरू होंगी? अगला बातचीत का दौर कब शुरू होगा? देखिए, जैसा आप जानते हैं, माननीय प्राइम मिनिस्टर ने संसद के दोनों सदनों में बार बार ये बोला कि हम बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं, और किसान भाई बहनों से भी उन्होंने अनुरोध किया, आप धरना प्रदर्शन छोड़ें, आप आंदोलन छोड़ें और आप बातचीत के रास्ते पे आएं। और माननीय प्राइम मिनिस्टर ने बोला, हम सिर्फ और सिर्फ एक फोन की दूरी पे हैं, आप फोन करें कि आप बातचीत के लिए तैयार हैं, हम आपको तुरंत समय देंगे, तुरंत हम आपको बुलाएंगे। तो अब हमारे जो किसान नेता हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उनको डिसाइड करना है। लेकिन दुर्भाग्य से उनको अभी जो लीड कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियों के नेता हैं, या फिर हम आंदोलनजीवी कुछ लोग हैं, जैसे देखेंगे योगेंद्र यादव जी, ऐसे लोग बातचीत नहीं करने देना चाहते। ऐसे लोग चाहते हैं कि चीजें अटकी रहें, भटकी रहें, लटकी रहें, सोल्यूशन ना निकले, ताकि उनकी जो राजनीति है, तो यानी कि ऐसे लोगों से बातचीत नहीं करेगी सरकार? नहीं, मैं क्या करूं, ऐसे लोग बातचीत नहीं करने दे रहे। सरकार तो सबसे बातचीत करने को तैयार है, और सरकार ही नहीं, देश का जो सबसे बड़ा हमारा आप कह सकते हैं कानूनी संस्थान है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने भी कमेटी बनाई, और उसको कमेटी ने बोला है कि आप आइए, हमें बताइए क्या इन कानून में परेशानी है। और वो उन लोगों को भी बुला रहे हैं जिनको कानून अच्छे लगते हैं, वो उन सभी लोगों को भी बुला रहे हैं जिनको कानून खराब लग रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जो अपोजिशन पार्टी है, वो पूरी तरीके से खोखली है। आज तक कोई भी अपोजिशन पार्टी अपने डिटेल के साथ सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है उसके पास नहीं जा पाए। उनके जो समर्थित किसान नेता हैं या किसान है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के पास जाके अपनी डिटेल को सबमिट नहीं कर पाए। इससे पता चलता है ये लोग खोखले हैं, इनके पास कहने को कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कानून काले हैं। काला क्या है ये बताने को ये तैयार नहीं।
और सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन फैला के, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करके, मोदी जी का विरोध करके ये लोग देश का और किसानों का नुकसान कर रहे हैं। किसानों को समझ में आ रहा है, इसीलिए ऐसे लोगों का समर्थन लगातार कम हो रहा है। आप देख रहे हैं जगह जगह हजारों की संख्या में लोग सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें इन कानूनों से कोई परेशानी, हम इन यानी कि सरकार को इस आंदोलन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर बैठे हुए हैं तो बैठे रहें, मांग कर रहे हैं तो करते रहें। ऐसा नहीं है, सरकार बातचीत के रास्ते पे, सरकार ने तो प्रपोजल के बाद प्रपोजल दिया है। अब बातचीत करने, अगर कोई ये चाहे कि हम बातचीत करनी नहीं है, हमें बात सुननी नहीं है, हम तो सिर्फ कानूनों को किसी भी कीमत पे हटवा के रहेंगे, तो वो उनको डिसाइड करना है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो विश्वास रखती है संवाद में, वो विश्वास रखती है किसानों के भले के लिए, वो विश्वास रखती है कि हमें किसानों को आधुनिक किसान बनाना है, 21वीं सदी का किसान बनाना है। हम लोग सर आधुनिक किसान बनाने से पहले सबसे पहले किसानों के मन में शंका और डर यही है कि उनकी तो जमीन चली जाएगी। आप आधुनिक बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन शंका तो यहाँ है। हाँ बिल्कुल, मैं ठीक है, मैं खेमचंद जी वापस लौटता हूँ, मैं वापस लौटता हूँ। दर्शन ढांडा जी, टीवी के माध्यम से पूरे हरियाणा वासियों को ये विश्वास दिला दूं, और माननीय पीएम साहब ने बार बार बोला है कि किसी भी किसान की जमीन नहीं जा सकती। भारतीय जनता पार्टी किसानों की हितैषी है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पे किसानों की जमीन नहीं जाने देगी, और भारतीय जनता पार्टी के समय में ना ही एपीएमसी मंडियां बंद होंगी और हमेशा एमएसपी मिलता रहेगा। और एमएसपी आपको बता दूं, हमने वॉल्यूम में भी ज्यादा किया है और हमने प्राइस भी एमएसपी का जो है पहले से बेटर दिया है। हमने एक्विजिशन भी फसलों का बेटर किया है। हमारी सरकार किसानों का उत्थान करना चाहती है, उनका हिरास या उनका नुकसान कभी भी नहीं कर सकती। दर्शन ढांडा जी, सरकार है, किसानों का उत्थान करने के लिए सरकार ने ये कानून लेकर आई है और किसानों का उत्थान करने का ही मकसद है, लेकिन इस फायदे से बचना क्यों चाह रहे हैं किसान? और 100 दिन बीत चुके हैं, समाधान अभी तक होता हुआ नजर नहीं आया है। आप इसमें आज जब काला दिवस मनाया गया, सड़कों पर उतर करके केएमपी को जाम कर दिया गया, इससे पहले चक्का जाम किया गया, रेल रोको अभियान किया गया, इस सब से क्या सरकार के साथ होने वाली बातचीत या अभी तक किसी भी तरीके का सरकार पर दबाव पड़ा है? जी सुबंधु जी, जो खेमचंद जी ने बताया, पहले तो मैं उनकी 3-4 बातों का जवाब दे दूं, फिर मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूं। सबसे पहली बात तो इन्होंने ये कही कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 1 कॉल की दूरी पर हैं, और वो कॉल कौन करेगा ये नहीं बताया, ना ही नंबर बताया। दूसरी बात मैं क्लियर कर देता हूं, उन्होंने ये 1 फोन कॉल अवे से पहले क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था 1 फोन कॉल अवे की दूरी से कि जो कृषि मंत्री तोमर ने प्रस्ताव दिया था, उस प्रस्ताव को मैं दोहरा देता हूं, और अगर इस विषय पे बात करने के लिए किसान नेता राजी होते तो 1 फोन कॉल अवे की दूरी पर है, जिस प्रस्ताव पे पहले ही इनकारी हो चुकी है कि हम 1.5 साल वाला जो आप कह रहे हो कि इसको होल्ड बैक कर देंगे, उस बात पे किसान राजी नहीं है। किसान ने कहा था कि एमएसपी का कानून बनाइए और इन तीनों कानूनों की वापसी कीजिए। तो इस बात पे तो 1 फोन कॉल अवे वाली बात इनकी क्लियर कर देता हूं कि उन्होंने किसी प्रकार का कोई ऑफर नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि जिस बात से पहले इनकारी हो चुकी है उसी बात के ऊपर आप शुरू कीजिए, जो संभव ही नहीं है। दूसरी बात इन्होंने कही एमएसपी की, कि ये किसान विरोधी नहीं है, इन्होंने एमएसपी बहुत अच्छा दिया है। तो 2011 की मुझे अच्छी तरह से याद है, जब माननीय प्रधानमंत्री जी सीएम होते थे गुजरात के, तो उन्होंने एक वर्किंग ग्रुप ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की अध्यक्षता की थी, और उस वक्त अध्यक्ष थे। तब इन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी मनमोहन सिंह को, कांग्रेस के प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को, और उस चिट्ठी में लिखा था कि मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्यों वो एमएसपी को कानूनी नहीं बना सकते, क्यों इसका कानून नहीं बना सकते। उसके पश्चात 2014 में इन्होंने कहा कि मैं एमएसपी पे खरीद करूंगा, मैं एमएसपी का कानून बनाऊंगा, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे 2018 में कहा। क्या वो सारी बातें अगर ये एक बार अपने भाषण सुन ले, तब इनको खुद ब खुद शर्म आएगी कि ये कह क्या रहे हैं। इसके बाद की बात मैं मेरे खेमचंद भाई जी को बताना चाहता हूं कि किसान के कितने हितैषी हो। 1996 से लेकर आज 2021 चल रहा है, एनसीआरबी का डाटा उठाइए, 4 लाख किसान ऑन रिकॉर्ड आत्महत्या कर चुके हैं। और अगर घंटे में मैं बात करूं तो 24 घंटे में 28 किसान आत्महत्या कर रहे हैं देश के।
अगर इतनी ही अच्छी व्यवस्था आपने दी है समाधान तो कहीं होना आत्महत्या चाहिए करना ना, कोई आसान बात समाधान तो कहीं होना चाहिए। इसके अलावा देश में प्रस्ताव जो दिया गया उसको आप नजरअंदाज कर चुके हैं, आप इनकार कर चुके जी, हैं। मैं आपकी बात का तो क्या नए प्रस्ताव का आप ये मांग करते हैं? मैं सरकार की तरफ से कोशिश हो और नया प्रस्ताव दिया जाए। शुभेंदु जी जवाब दूं मैं? खेमचंद जी आता हूं। अगर ये नया प्रस्ताव नहीं देंगे तो आज संयुक्त किसान मोर्चा में अगर ये नया प्रस्ताव नहीं देंगे तो आज संयुक्त किसान मोर्चा में जिस बात पर विचार चल रहा है वो इस बात पर विचार चल रहा है कि 50,000 किसान राष्ट्रपति जी से सामूहिक आत्महत्या करने की इजाजत मांगेंगे, तब जाकर ये सरकार जागेगी। क्योंकि इन्होंने तो किसानों को कुछ माना नहीं, तो केवल एक वोट की भाषा समझते हैं। ठीक है, प्रस्ताव आपको देना पड़ेगा खेमचंद शर्मा जी। जो पिछला प्रस्ताव था उसको नामंजूर कर दिया गया था। अब अगर नए सिरे से इसमें कुछ और नई चीजों को जोड़ करके अगर कोई प्रस्ताव दिया जाता है तो बातचीत आगे बढ़ सकती है। नहीं, देखिए 12 राउंड की बात चल रही, सरकार प्रस्ताव दे रही है, लेकिन जो एजिटेशन कर रहे हैं क्या उन लोगों को बातचीत करने के लिए अल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं सजेस्ट करने चाहिए? वो क्या कह रहे हैं कि ये तीनों कानूनी काले कानूनों को ही हटा दो, ये तो कोई सॉल्यूशन का रास्ता नहीं है ना। आप बताएं इसका अल्टरनेटिव क्या है? प्रस्ताव देंगे? सरकार ने बोला है कानून ना हटा के, आप बताएं इसमें क्या प्रस्ताव के लिए एक बार फिर से विचार किया जाएगा। खराब लग रहा है आप बताएं, हम उस पर विचार करेंगे, हम विचार करके उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। और ये सिर्फ सरकार नहीं कर रही, सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि हम हर एक बात को समझने को तैयार हैं, हम हर एक बात को ऑन द रिकॉर्ड लिखना चाह रहे हैं और ऑन रिकॉर्ड लिख के हम डिसीजन लेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व है। जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है तो आप बात बताए ना, परेशानी क्या है, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। अभी ये कानून तो होल्ड पे है, कानून तो इम्प्लीमेंटेड है नहीं, तो क्यों धरना, आनंद बियानी जी, क्यों आंदोलन? प्रस्ताव नए तरीके का होना चाहिए, किसान संगठनों की ये मांग है। सरकार कह रही है कि हमने पहले ही प्रस्ताव दे चुके हैं, अगर उस पर विचार करें तो बातचीत आगे बढ़ सकती है। अब ऐसे में क्या किया जाए, समाधान कैसे हो? और इसको लेकर के विपक्ष ये बार बार कह दिया जाता है कि इसमें कांग्रेस पार्टी जो है वो किसान और सरकार के बीच में बातचीत होने नहीं देना चाहती है। सबसे बड़ी भूल यही कर रहे थे कि जो कांग्रेस पार्टी लगा रहे, जब अन्ना हजारे और बाबा रामदेव का आंदोलन था, जब इन्होंने क्या भूमिका निभाई थी, ये इसी तरीके की भूमिका इस वक्त कांग्रेस पार्टी निभाई। कांग्रेस पार्टी किसान के साथ किसान करी। और मैं शर्मा जी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि काले कानून उसकी जो बात करते हैं, उस काले कानून में तो किसान विरोध करें, उसमें सफेद क्या है ये बता दो, उसके गुण बता दो कि किसानों का ये फायदा होगा, आप गुण बता दो कि किसानों को ये फायदा होगा। केवल ये कह देना कि ये किसान काले कानून कह रहे हैं, ये काले नहीं है, तो उसके गुण आप बता दें कैसे कैसे उनको फायदा होगा। एमएसपी रेट की गारंटी जब प्रधानमंत्री जी होती है तब नहीं ये बातें कहते थे, तो नहीं इस बात को मान लें। जब आंदोलन की बात है, आज किसान अगर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है तो उस हक की लड़ाई के अंदर पूरा देश के किसान, पूरे देश की जनता उनके साथ है। तो मोदी जी एक दिन पकड़ के कहते हैं कि कानून रद्द नहीं होगा। कहा तो ये भी जा रहा है ना कि जहां जहां पर जिन राज्यों के अंदर चुनाव होने हैं सिर्फ वहां पर आंदोलन, इस आंदोलन को तेज किया जाएगा। बीजेपी को हराने के लिए पूरी साजिशें हैं, ये कहा जा रहा है बीजेपी के कई नेताओं की तरफ से। बीजेपी की नीयत दूसरी ऐसी रही है, कांग्रेस को हराने के अंदर उसने इस प्रकार के आंदोलन अपनाए थे। बाबा रामदेव को जाने को आगे किया था, सोचते हैं। और आज सरकार के 3 काले कानून आनंद फानन में एकदम से लागू कर दिए गए, जबकि इसकी अभी तक किसी की जरूरत नहीं थी, किसी ने इसकी मांग नहीं की थी। तो आज अगर किसान जाके वहां पर विरोध करते हैं तो विरोध करेंगे। ठीक है, ठीक है, उनके बच्चों की लड़ाई है, उनके बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, वो विरोध करेंगे। तो ये आज वोट की ताकत से ये प्रचंड बहुमत में आएंगे और प्रचंड बहुमत के घमंड के कारण इस प्रकार के ये जो कार्य कर रहे हैं, देश विरोधी कार्य कर रहे हैं, किसान विरोधी कार्य कर रहे हैं। संदीप चौधरी जी, संदीप जी, ठीक है, आनंद जी, ठीक है, ठीक है। संदीप चौधरी, अब ये कहा जा रहा है कि इस आंदोलन को लेकर के समाधान कैसे निकले। 100 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक समाधान नहीं निकला है। बातचीत के कई दौर हो चुके हैं लेकिन फिर भी खाली हाथ। अब विधानसभा, कई राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव भी हैं। लग रहा है कि विधानसभा चुनावों के खत्म होने के बाद समाधान का कुछ रास्ता निकल सकता है। देखिए शुभेंदु जी, सबसे बड़ी जो समस्या है मैं आपको बताऊं, अभी तक जो बीजेपी की सरकार है वो इस कॉन्फिडेंस में है कि इस आंदोलन से हमारा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और जो किसान हैं उन्हें इस बात का विश्वास हो चला है
कि हम सरकार को झुका के रहेंगे, कि हम सरकारें बनने से रोक देंगे। हम उत्तराखंड में भी मजबूत हैं, हम पंजाब में भी मजबूत हैं, हम उत्तर प्रदेश में भी मजबूत हैं। इसीलिए आज किसान राजस्थान में भी जा रहे हैं, हरियाणा में भी आ रहे हैं और बंगाल तक जाने की बात कर रहे हैं। तो जब तक दोनों तरफ से ये चीज खत्म नहीं हो जाएगी, या तो सरकार साबित कर देगी कि हमने देखो बंगाल में भी सरकार बना के दिखा दी, या फिर किसान कहीं ना कहीं उसका रथ रोक देंगे। उस दिन पार्टी को समझ में आ जाएगा, उस दिन बीजेपी को भी समझ में आ जाएगा, उस दिन किसानों को भी समझ में आ जाएगा। या तो जो बीजेपी सरकार काम कर रही है आंदोलन को तोड़ देगी अपनी ताकत दिखाकर, अपनी बंगाल में एक ताकत दिखाकर, अपनी पंजाब में ताकत दिखाकर, अपनी उत्तर प्रदेश में ताकत दिखाकर, क्योंकि होल्ड करने के लिए भी 1.5 साल का समय मांगा है शुभेंदु जी। और अगर होल्ड करते 1.5 साल का मतलब आपका उत्तराखंड का चुनाव भी हो जाएगा, पंजाब का चुनाव भी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का चुनाव भी हो जाएगा, आपका बंगाल का और ये साथ में 5 राज्यों का जो चुनाव अभी होना है वो भी हो जाएगा। करीब 10 राज्यों का चुनाव है जो अभी 1 साल में। हाँ, ये एक स्ट्रेटेजी है। लेकिन किसान इसीलिए बंगाल तक जाने की बात कर रहे हैं। किसानों को यकीन हो चला है कि हम मजबूत स्थिति में, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आपको बता दूं, इसी तरीके का जो आंदोलन था, अन्ना हजारे का आंदोलन था, हालांकि ये आंदोलन आज की तारीख में अन्ना हजारे के आंदोलन से आगे निकल चुका है, क्योंकि किसान नेता राजस्थान में प्रोग्राम करते हैं तो वहां उनके प्रोग्राम में लाखों लोग पहुंचते हैं, उत्तराखंड में प्रोग्राम करते हैं वहां लाखों लोग पहुंचते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रोग्राम करते हैं वहां लाखों लोग पहुंचते हैं। तो इन चीजों से पता चल रहा है कि लगातार रोष बढ़ रहा है, लोग एकजुट हो रहे हैं। और जो समस्या एमएसपी की है वो न केवल पंजाब की है, एमएसपी का फायदा जम्मू कश्मीर से लेकर केरला तक हर किसान को, छोटा हो किसान बड़ा हो, सबको मिलने वाला है अगर उसकी फसल का जो दाम है वो फिक्स हो जाता है कि उसके नीचे कोई नहीं खरीदेगा। तो इसलिए किसानों में एक होप है, एक उम्मीद है कि अगर ये चीज हो जाए तो शायद हमारा भला हो सकता है, जो आजादी से लेकर आज तक नहीं हुआ। और शुभेंदु जी एक चीज और बता दूं आपको, जिस तरीके से आज व्यापारियों के साथ या कंपनीज के साथ किसानों को जोड़ना चाहते हैं, ये चीज अंग्रेजों से पहले से चली आ रही थी। पहले भी लोग साहूकारों के साथ जुड़े हुए थे, उनके यहां उनकी जमीनें गिरवी रखी हुई थी। अंग्रेजों जाने के बाद सबसे पहले हमारे देश के जो उस टाइम के नेता थे, जब देश आजाद हुआ, उन्होंने उनकी जमीनें उनको वापस देने की काम किया और साहूकारों के चंगुल से उनको निकालने का काम किया। इस कानून से कहीं ना कहीं उन कंपनियों के चंगुल में, उन साहूकारों के चंगुल में किसान फंसता चला जाएगा। ठीक है खेमचंद शर्मा जी, ये आकलन गलत है और आप जो ये आकलन कर रहे हैं कि 1.5 साल इन कानूनों को होल्ड पर रख दिया जाए तो उसके बाद जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उनको आप बहुत बेहतर तरीके से टैकल कर लेंगे। एक तो इस पर, और दूसरा एमएसपी को कानूनी दायरे के अंदर लाने पर आखिर शंका कहां है, क्यों नहीं कदम उठाया जाता है? जब ये कह दिया जाता है कि एमएसपी थी, है, आगे भी रहेगी, तो क्यों नहीं इस पर कानून? फिर देखिए, जो मेरे मित्र भी बोल रहे थे उनको बता दूं, मैं भी किसान का बेटा हूं। आप जो बातें कर रहे हैं कि भाई 1 साल यदि हम होल्ड पे करेंगे तो तब तक उत्तराखंड का चुनाव हो जाएगा, यूपी का चुनाव हो जाएगा, आप ये बताइए ये कानून बनाए किसने? ये कानून केंद्र सरकार ने बनाए और केंद्र सरकार को जनता ने चुना है। और जब जनता किसी सरकार को चुनती है तो उसको काम करने का और काम करके लोगों को दिखाने का होता है। अब सरकार ने कानून बनाए, कानून को उनको इम्प्लीमेंट होने दो, उनके फायदे नुकसान आने दो। कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। अगर वो कानून गलत होंगे, अगर वो कानून खराब होंगे, जनता रिजेक्ट करेगी, जनता सरकार भी रिजेक्ट करेगी। जब केंद्र के चुनाव पूरे होंगे तो जनता केंद्र को भी रिजेक्ट कर देगी। अगर उसके फायदे होंगे तो जनता एक्सेप्ट करेगी। लेकिन दर्द यहाँ पे ये है कि इससे फायदे होने वाले हैं, अपोजिशन डरा हुआ है, अपोजिशन सहमा हुआ है। अगर किसान मजबूत हो गया, अगर किसान की इनकम डबल हो गई, अगर किसान को नए नए साधन मिल गए, अगर किसान का बेटा भी एंटरप्रेन्योर बन गया तो इनकी पोल खुल जाएगी, इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। इसीलिए ये किसान को मजबूत नहीं होने देना चाहते, इसीलिए ये किसान को आगे नहीं आने देना चाहते, इसीलिए ये देश को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। अब ये बताइए, खेमचंद जी, मैं वापस लौटता हूँ, मैं जरा वापस लौटता हूँ। ठीक है, आपको कोलकाता के चुनाव से क्या तमिलनाडु के चुनाव से क्या लेना देना? अरे भैया, ये कानून तो केंद्र सरकार ने बनाए। केंद्र का जब चुनाव आएगा, आप डंके की चोट पर बात रखिए कि केंद्र ने ये गलत किया, इतने किसानों को नुकसान हुआ, तो किसान उस पर निर्णय लेंगे। तो इससे क्या पता चलता है? आपका दर्द ये है कि बीजेपी आने वाले चुनावों में जीते नहीं। आपका चिंता ये नहीं है कि हमारा किसान 21वीं सदी का किसान कैसे बने। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ खेमचंद शर्मा जी, लेकिन ब्रेक के उस पार जरा ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन कानूनों को अगर होल्ड पर रखने का कहा जा रहा है तो इसके पीछे क्या सरकार की मंशा है, क्या रणनीति इसके लिए भी तैयार की गई है? इसके बारे में भी विचार गया कि आने वाले समय के विधानसभा चुनावों को तब तक पूरे तरीके से कर लिया जाएगा और इसका बेनिफिट किसको मिलेगा और किसको नुकसान होगा। ब्रेक के उस पार इसी पर चर्चा।
आंदोलन जब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है तो सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि इस आंदोलन के अंदर सरकार ने कभी नहीं सोचा होगा कि इतनी ज्यादा संख्या में लोग जुड़ते चले जाएंगे। और जैसे जैसे समय बीतता चला जा रहा है वैसे वैसे इस आंदोलन को और भी ज्यादा मजबूती मिलती जा रही है। ब्रेक पर जाने से पहले खेमचंद शर्मा जी से एक सवाल किया था। खेमचंद शर्मा जी, ये इन कानूनों को होल्ड पर रखना ये किस रणनीति के तहत है? और बार बार ये सवाल भी उठता है कि क्या चुनाव लड़ना ही प्राथमिकता है? आम लोगों की जो अब सुविधाएं हैं, आम लोगों के जो सवाल हैं, उनकी जरूरतें हैं, उनको नजरअंदाज कर दिया जाए? चुनाव में जीत मतलब सब कुछ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्राथमिकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता की सेवा प्राथमिकता है। आपने देखा आंदोलन के बावजूद और कोरोना काल जैसे महाकाल की कठिनाइयों के बावजूद जबरदस्त तरीके से अलग अलग फ्रंट पे काम हुआ, चाहे वो डिफेंस का हो, चाहे वो स्पेस का हो, चाहे वो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का हो, चाहे वो स्वदेशी वैक्सीन को डेवलप कराने हो, चाहे वो साइंस और टेक्नोलॉजी का हो। भारत की जो सरकार है, मोदी जी सर, इस बात को भी समझना होगा कि जो आंदोलन इस वक्त मौजूदा वक्त में जो आंदोलन चल रहे हैं, इससे पहले नहीं हो रहे थे। इस वक्त जो माहौल बन रहा है वो इससे पहले नहीं बन रहा था। देखिए फर्क क्या है। अभी हमारे बंधु अन्ना आंदोलन की बात करते हैं। जब वो अन्ना जी इन कानूनों से सेटिस्फाई हो जाते हैं, आप उन कानून से इनको कंपेयर करते हो और आप ये भी भूल जाते हो कि अन्ना जी ने एक डेजिग्नेटेड प्लेस पे आंदोलन किया। उन्होंने हाईवे को नहीं रोका, उन्होंने ट्रेन को नहीं रोका, उन्होंने कहीं भी इस तरीके की घटनाएं नहीं करी। लाखों लोग आए थे उसमें कि दिल्ली शर्मसार हो, हमारा देश शर्मसार हो। आज वो सब कुछ हो रहा है। दूसरा, उन्होंने ये नहीं किया कि राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ जाके वो प्रचार करें कि भाई कांग्रेस को वोट ना दें, दूसरी पार्टियों को वोट दें। आज वो सब कुछ हो रहा है जो एक डिसिप्लिन आंदोलन में नहीं होना चाहिए, जो एक सब्जेक्ट के आंदोलन में नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो यही फर्क है कि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। और ये भी कहा जा रहा है कि हरियाणा के अंदर सरकार को अस्थिर करने के लिए विपक्षी के मां पुरजोर तरीके से कोशिशें कर रहा है। आनंद बियानी जी, इसके लिए अविश्वास प्रस्ताव अब इस सत्र के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए चर्चाएं बहुत तेज हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी हुई और इस दौरान कई विधायक ऐसे भी हैं कांग्रेस पार्टी के जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के अपने साइन नहीं किए और इसको लेकर के बयान भी देना पड़ा। ये कहना पड़ा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कि कांग्रेस पार्टी एक है, विधायक एक साथ हैं, एकजुट हैं। आप ये मत कहें कि साइन कीजिए, पॉलिटिक्स नहीं पाए थे, लेट हो गए थे तो उनके साइन नहीं हुए। और अब ये देखना जब वोटिंग होगी, हमारे 31 विधायक है, 31 विधायक के अलावा जो विधायक आज किसानों की बात करते हैं, जो बीजेपी के, जेजेपी के, जी आजाद है, उनका भी पता लग जाएगा वो किसानों के कितने हैं। दूसरी बात, ये क्वेश्चन किया था शर्मा जी से कि देशों को एक फायदा बताते, किसानों को क्या फायदा होगा। किसानों दोस्तों कैसे हो जाएगी, केवल इतनी बात तो बता दे, खाली कहना के दोस्त आय हो जाएगी, न का फायदा है, वो फायदे तो और दोगुना कीमत कैसे किसानों को मिलेगी ये भी बता दे। और जब तक लेकर आए हैं, लोकसभा के अंदर लेकर आए हैं, जिस दिन वोटिंग होगी सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी है कि कांग्रेस एक है या एक के साथ और एक जुड़ी हुई है। कितने लोग हमारे साथ और जुड़े हैं, ये भी सामने आपके सामने आ जाए। लेकिन मेरा फिर से सवाल है कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस पार्टी के विधायक एक साथ हैं, एकजुट हैं और विधानसभा के इस सत्र के दौरान अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा? कांग्रेस एकजुट है, ये स्पष्ट हो जाएगा 10 तारीख को, जिस दिन वोटिंग होगी। इसमें अभी क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है, 10 तारीख को सामने आ जाएगी बात। अभी कुछ और ऐसे बीजेपी साहब और सीएम साहब लग रहे हैं, डीजीपी के पीछे मुख्यमंत्री और गृह मंत्री आपस में रोजाना करते हैं, या इनके ऊपर भी विधायक जो गृह मंत्री से रोजाना झगड़ा रहता है। हमारी स्थिति वो नहीं है, हम सारे एकजुट है, यह बदनाम करने की कोशिश न करेंगे कांग्रेस। खेमचंद शर्मा जी, अविश्वास प्रस्ताव के लिए तैयार हैं? कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोशिशें पूरी हैं। तो खुशी है कि ये अविश्वास प्रस्ताव लाए, लेकिन हमें पूरा विश्वास है ये वैसे ही भागेंगे जैसे संसद में राहुल गांधी जी अपनी पूरी टीम को लेके भाग गए, क्योंकि इनके पास कहने को कुछ नहीं है। हमें तो विधानसभा में कहने को मौका मिलेगा, हम फिर से इसके फायदे गिनाएंगे, फिर से हम जनता के बीच में अपनी बात रखेंगे, हम विधानसभा में अपनी बात रखेंगे। हमें तो बार बार रखेंगे। अभी अपने मित्र को बता दूं, अरे भैया सुनो, आप तो अभी तक क्या काला है बता नहीं पाए, आपके नेता क्या काला है बता नहीं पाए, आप सिर्फ उसे झूठ फैला रहे। आपको फायदे गिना दूं, आपको कितने फायदे गिनने? आपको ये पता है कि पहले हरियाणा का किसान दिल्ली में आके लीगली फसल नहीं बेच सकता था, या यूपी में जाके नहीं बेच सकता था, पंजाब में जाके नहीं बेच सकता था। आज बेच सकता है इन कानूनों के बाद। इन कानूनों से पहले भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती थी, हरियाणा में भी होती थी, पंजाब में भी होती थी, लेकिन किसान के पास कोई लीगल अधिकार नहीं था,
कोई लीगल फ्रेम नहीं था। आज किसान के पास लीगल अधिकार होगा, लीगल फ्रेम। अरे सुन लो भैया, सुन लो, आपको सुना ना, ये फायदा है, ये पहले फायदा नहीं था। अब किसान को इन्वेस्टमेंट चाहिए, अब किसान को रिस्क नहीं लेकिन इन्वेस्टमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। तो इन कानूनों के तहत जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं या जो व्यापारी हैं वो इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करेंगे, वो तकनीक प्रोवाइड करेंगे। रिस्क किसान का नहीं, रिस्क जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका है। लेकिन किसान का क्या फायदा? प्री एग्रीमेंट के अनुसार उनको प्राइस मिलेगा। फसल ज्यादा हो तो भी उसको खरीदनी पड़ेगी और ठीक है खेमचंद शर्मा जी, ठीक है। मैं संदीप चौधरी जी, मैं एक जल्दी से जरा इस पर रिएक्शन ले लेता हूँ। अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है हरियाणा के अंदर, और विधानसभा का जब सत्र होगा तो उस दौरान कांग्रेस पार्टी के विधायक दल की एक बैठक हुई है उससे पहले, और ये कोशिश की गई है कि सभी जो विधायक हैं वो एक साथ एकजुट रह सकें। लेकिन नजर आता है कि किसान आंदोलन के बहाने सरकार को गिराने की, सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि इस बारे में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इसको लेकर के कह चुके हैं। मैं दर्शन जी आता हूं आपके पास भी, संदीप जी इस पर सवाल। देखिए शुभेंदु जी, हरियाणा में लगातार ये हमें पता है शुरू से जो मनोहर लाल खट्टर की सरकार है वो कमजोर सरकार रही है और वो दुष्यंत के सहारे चलने वाली सरकार रही है। तो विपक्ष को हमेशा से ये उम्मीद रही है कि कहीं ना कहीं सरकार जैसे जैसे चलती है कुछ विधायक नाराज होते हैं, वो टूट सकते हैं और हम सरकार को एक दिन गिरा सकते हैं। और जिस तरीके से भी पिछले कुछ समय में जब से किसान आंदोलन खड़ा हुआ है, कुछ विधायकों ने इस्तीफे दिए हैं, कुछ ने अपने स्टेटमेंट दिए हैं इस तरीके के, किसान आंदोलन की वजह से सरकार से नाराजगी दिखाई है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को यह लगता है कि हम सरकार को गिरा सकते हैं। लेकिन मेरा एनालिसिस ये कहता है शुभेंदु जी इस मामले में कि सरकार को गिराना इतना आसान नहीं है। यानी कि अभी स्टेबल होकर के चलेगी, तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला दोनों कहते हैं। मैं दर्शन जी, ठीक है, मैं जरा जल्दी से इस पर रिएक्शन लेना चाह रहा हूं। हाल ही में किसान नेता राकेश टिकैत की तरफ से एक बयान दिया गया था और कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद इस्तीफा देने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत होने जा रही है, इसके बाद सिलसिलेवार तरीके से झड़ी लग जाएंगी। तो क्या यह सिर्फ यूपी से है या हरियाणा के भी कोई ऐसा सांसद है या कोई ऐसा नेता है या कोई विधायक है जो अब किसानों के समर्थन में आने वाला है? जी देखिए, नाम लेना तो बिल्कुल भी उत्तम नहीं होता, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि काफी सारे हमारे जो एमपी भाई हैं उनका जमीर जाग गया है और जमीर जागने की वजह से वो ऐसा कार्य करेंगे। इसके अलावा शुभेंदु जी, जो हमारे बीजेपी के भाई खेमचंद जी ने एक बात कही, वो सफेद किनारे हरियाणा से सांसद हैं जो टच में है, दिल्ली हरियाणा के सांसद हैं जी। जी अभी बातचीत हो रही है उनके साथ? बिल्कुल है शुभेंदु जी, हाँ जी बिल्कुल। तो अभी तक क्यों नहीं समर्थन दे रहे हैं वो खुलकर के सामने क्यों नहीं आ रहे? किस बात का डर है? देखिए, ये जो सरकार है ना भारतीय जनता पार्टी, इससे सारा पूरा देश डरा हुआ है। बच्चा बच्चा डरता है, बड़े बड़े आईपीएस डरते हैं, यहां तक कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस है ना, उन्होंने भी डर की वजह से बाहर आके एक बार बयान देना पड़ा था जनता के सामने कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है और इस वक्त देश में कोई कानून की स्थिति नहीं रही है, कानून खत्म होता जा रहा है, देश पर ताला लगा दीजिए। 4-5 दिन पहले का भी एक स्टेटमेंट और काफी पहले का भी था। शुभेंदु जी, एक बात का और मैं एक बात भाई को जवाब दे दूं। मैं जरा जल्दी से एक सवाल और करना चाह रहा हूं दर्शन जी, मैं एक सवाल और जल्दी से करना चाह रहा हूं कि क्या सिर्फ सांसद ही हैं आपके साथ बातचीत में या फिर विधायक भी हैं? क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव भी इस बार के विधानसभा सत्र के दौरान लाया जाएगा, तो क्या विधायक भी हैं आपके संपर्क में, जननायक जनता पार्टी के या निर्दलीय विधायक? केवल एमपी? नहीं, केवल एमपी। वो भी जो किसानों के लिए, जो किसानों के हित की सोचते हैं, उनका जमीर जाग गया, वो देख रहे हैं कि किसान को बर्बाद किया जा रहा है वो। और वो किस लिए सामने आए? क्योंकि जिस पर खेमचंद जी ने कहा कि ये बहुत अच्छा कानून है, दिल्ली जाकर बेच सकते हैं और उत्तर प्रदेश में जाकर बेच सकते हैं, मध्य प्रदेश में, बंबई में जाकर बेच सकते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं शुभेंदु जी खेमचंद जी से, किसान की पहली बात तो जो हमारे हिंदुस्तान में छोटे किसान 86% है, टोटल में से 86%। और इसके अलावा जो उसकी किसान की आय है वो 8,670 रुपए यहाँ हरियाणा पंजाब, जिसको खुशहाल किसान कहा जाता है, उसकी है, और बिहार में 5,270, जबकि एक चपरासी की आय 25,000 से ज्यादा होती है।
और रही बात मिनिमम वेज की, तो आज 70 साल बाद किसान क्या मांग रहा है कि कम से कम मूल्य दे दो, जबकि सभी दुकानों पे जो प्रोडक्ट होते हैं, कंपनियों के प्रोडक्ट होते हैं, उस पे लिखा होता है अधिकतम मूल्य, एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। हम मांग रहे हैं मिनिमम स्पॉट प्राइस। और इसके अलावा सुबंधु जी, मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं। इन्होंने एक बार कही थी कि अगर एमएसपी दे देंगे तो एमएसपी देने से 17 लाख करोड़ का नुकसान होगा देश को। क्या पूरी की पूरी फसल खरीदते हो? 6% एमएसपी पर फसलें खरीदी जाती है, और जबकि 17 लाख करोड़ की ये बात करते हैं, जो बिल्कुल झूठ है। और कारपोरेट के 22 लाख करोड़ एक बार में माफ कर दिए जाते हैं, 700 करोड़ का एनपीए कर दिया जाता है, तब इनको कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए किस प्रकार की दोगली नीति अपना रहे हैं। एक अंतिम उदाहरण दे देता हूं सुबंधु जी, मैं ये कहा था कि दिल्ली, एक मिनट के लिए इन्होंने कहा था कि दिल्ली जाकर बेच लो। मैं भिवानी के किसान की बात करता हूं। भिवानी के किसान ने एक ट्रक भर के प्याज का लेकर आया था मंडी के अंदर, उसका किराया था 4,270 रुपए, और जो उसका टोटल उसके जो प्याज थे वो 3,980 रुपए लगे उसके। वो ट्रक भी छोड़कर भाग गया और कहा कि तुम ये भी रख लो और वो भी रख लो। ये हालत है बाहर जाकर बेचने की छोटे किसान के लिए। क्या बात करते हो खेमचंद जी, आप किसान पुत्र होकर भी आप किसान के खिलाफ की बात करते हो। जरा जवाब इस पर, ये नहीं चलेगा। आज किसान जाग चुका है, शर्म कीजिए। खेमचंद शर्मा जी, देखिए, हमारे किसान मित्र शायद फैक्ट को सही तरीके से नहीं रख रहे हैं या उनको जानकारी नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक ट्रक प्याज 3,000 रुपए की, 3,500 रुपए, 4,000 रुपए को, भैया मेरे यहाँ पे 10 ट्रक प्याज भिजवा दो आप, तो झूठ बोल रहे हो। दूसरा, आप कहते हो कि भाई जो सरकार है वो किसानों के हित की बात नहीं सुनती, या सरकार, अरे भैया ये वही सरकार है जो किसान के माध्यम से किसानों को सीधा लाभ दे रही है। ये वही सरकार है जो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसान को गारंटी दे रही है। आप सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए। ये वही सरकार है जो महाजन के पास किसान को नहीं जाने दे रही है, किसान को बैंक से लोन दे रही है 16.5 लाख करोड़ तक का हमने लोन किया। ये वही सरकार है जो गाँव के इंफ्रास्ट्रक्चर को प्योरिटी पे सुधार रही है। ये वही सरकार है 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके गांव के पास गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करेगी, भंडारण की सुविधा देगी। ये वही सरकार है जो मॉडल इरिगेशन ला रही है। ये वही सरकार है जो आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, सोलर के माध्यम से, ठीक है दर्शन जी, एक मिनट दर्शन जी, ठीक है, उसमें सब्सिडी दे रही है। आप कैसी बात करते हो भैया? दर्शन जी, ठीक है। खेमचंद शर्मा जी, मजबूत करना चाहिए। खेमचंद शर्मा जी, छोटे किसान को अधिक लाभ, खेमचंद शर्मा जी जरा सुनिए, ठीक है दर्शन जी, एक मिनट जरा, दर्शन ठाना जी, एक मिनट। खेमचंद शर्मा जी, अब भारतीय जनता पार्टी को सतर्क होने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद किसानों के इस मूवमेंट में अपना साथ देने जा रहे हैं और पार्टी से इस्तीफा देने जा रहे हैं, ये दर्शन ठाना जी ने अभी कहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का साथ बहुत सारे सैकड़ों विधायक जो दूसरी पार्टियों के हैं, और उसमें कई सांसद जो दूसरी पार्टियों के ऐसे सामने आ रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने पर्सनल लाभ हानि की वजह से या अपनी कंप्लेंसेस की वजह से कुछ कर रहा है, तो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए। जब होगा तब हम उस पर कमेंट करेंगे। पार्टी के भीतर का सांसद, भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, कोई सांसद अगर इस्तीफा देता है किसान आंदोलन के लिए, और किसान नेता ये कह रहे हैं, खुल करके कह रहे हैं कि हरियाणा के नेता है, हरियाणा के सांसद हैं, हरियाणा के नेता है, हरियाणा के सांसद हैं, उन सांसद महोदय को सामने आने दो। जब सामने आएंगे, उनकी बात क्या है, क्या परेशानी है, पार्टी उस पर अपना विचार रखेगी। मैं पहले इस और वर्ड पे कोई बात नहीं रखूंगा। ऐसे सांसद महोदय कोई सामने अभी आए नहीं कि उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया हो, या भारतीय जनता पार्टी से अभी तक नाराजगी किसी की देखने को मिली है। पार्टी प्लेटफॉर्म पर किसी ने अपनी बात रखी, शिकायत रखी है, इस मूवमेंट को सही तरीके से नहीं किया जा रहा है, उस पर बात नहीं की जा रही है किसानों से। इन शिकायतों के साथ कोई सांसद सामने आए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में डेमोक्रेसी है, भारतीय जनता पार्टी में लगातार संवाद होता है, और भारतीय जनता पार्टी में माननीय पीएम साहब ने, माननीय अध्यक्ष जी ने सभी को हियरिंग दी है, सभी के साथ मल्टीपल मीटिंग्स में डिस्कशन किया है। हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति हुई है, हमारी स्टेट की कार्य समितियां हुई हैं, हमारी जिले की कार्य समितियां हुई हैं, हमारी मंडल तक की कार्य समितियां हुई हैं। हर एक लीडर को हर स्तर पे हमने हियरिंग दी है, हर स्तर से हम लोगों ने फीडबैक लिया है, और हमारे नेता हर जगह जा रहे हैं, जन जन तक जा रहे हैं। ये कहना कि हमने किसी को हियरिंग नहीं दी, हमारे यहाँ पे सुना नहीं गया, ऐसा बिल्कुल गलत है। हम राहुल गांधी जी वाली पार्टी नहीं, हम जीजा ताले वाली पार्टी नहीं है, यहाँ पे या तो जीजा की
सुनी जाती है, साले की सुनी जाती है। जीजा चाहे नॉर्थ इंडियन को गाली दे, जाके केरल में बोले कि नॉर्थ इंडियन तो बेकार, हरियाणा वाले बेकार, पंजाब वाले बेकार, यूपी वाले बेकार, और केरल वाले जिन्होंने मेरे को जिताया वो अच्छे, यूपी वालों ने मेरे को हरा दिया वो बेकार। और वैसे ही जब वो असम में जाते हैं कहते हैं गुजराती खराब, और गुजरातियों को सबक सिखाओ। उल्टा गुजरातियों ने उनको सबक सिखाया, 0/0 कर दिया गुजरात में। ऐसा ही हाल उनका आने वाले चुनाव में होगा। ये लोग देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं, जनता के बारे में नहीं सोच रहे हैं, किसानों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये किसान को गरीब रखना चाहते हैं, किसान को और दवा देना चाहते हैं, दवा के कुचल के किसान को ये। चलिए ठीक है सर, ठीक है खेमचंद शर्मा जी, बता दूं हमारी सरकार अच्छा करने के लिए चुनी गई है। हम अच्छा करने के लिए चुने गए, हम हर मजबूत फैसले को मजबूती से लेंगे और किसानों के हक में हम काम करते रहेंगे। आंदोलन ठीक है सर, ठीक है आंदोलन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, लेकिन समाधान कैसे निकले? आनंद बियानी जी, अब किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि नया प्रस्ताव आना चाहिए, नया प्रस्ताव आना चाहिए, और नए प्रस्ताव के अंदर क्या चीजें शामिल हो ये किसान नेता तय करेंगे। ठीक है खेमचंद शर्मा जी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हमने जो अभी कानून है उनको होल्ड पे कर दिया है। जब कानून अभी आप कहीं है ही नहीं और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है फायदे नुकसान बताओ, हम डिस्कस करेंगे, सुप्रीम कोर्ट उस पर निर्णय लेगी। तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों नहीं बैठना चाहते? क्या परेशानी है? जो आप पंचायत कर सकते हो तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को डिटेल में बताने में। जो लोग आपके थे वही सुप्रीम कोर्ट से अपने कमेटी में बनवा दिए, कैसे विश्वास करें? बताइए कैसे विश्वास करें? ठीक है, जिनका साफ पहले शंका यहीं से शुरू होती है। ठीक है, का समर्थन कर रहे हैं। ठीक है दर्शन जी, ठीक है खेमचंद शर्मा जी, एक मिनट जरा, मैं जरा संदीप जी, इस बात को हम ये जान रहे हैं कि बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर आप सरकार से बातचीत अभी तक आगे नहीं बढ़ पा रही है तो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई उस कमेटी के पास जाएं। हालांकि दर्शन ढांडा जी ये कह रहे हैं और तमाम किसान संगठन के नेता कहते हैं कि ये कमेटी भरोसेमंद लायक नहीं है, क्योंकि इसमें वही लोग हैं जो कि इन कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि सरकार के ऊपर हमें भरोसा नहीं है, वहीं दूसरी तरफ हम कह दें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित की गई कमेटी हमें ठीक नहीं लगती है, तो फिर तो मंशा पर भी सवाल उठ जाते हैं। देखिए शुभेंदु जी, जो कमेटी गठित की गई थी, आज की तारीख में मीडिया इतना स्ट्रांग है, जिस दिन वो कमेटी गठित की गई एक कैंडिडेट का पूरा बायोडाटा सबके सामने आ चुका था, उनके पुराने ट्वीट सामने आ चुके थे, उनके पुराने जो अखबारों में लेख निकले थे वो सामने आ चुके थे। इसलिए किसानों ने उस चीज पे ऑब्जेक्शन किया था और उनके सभी का पूरे तरीके से सपोर्ट, जो गवर्नमेंट की लैंग्वेज थी वही उनकी लैंग्वेज थी, इसलिए उसको भंग भी कर दिया गया। आज की तारीख में वो एक्टिव नहीं है। और रही बात जिस तरीके से खेमचंद शर्मा जी कह रहे हैं, इसी तरीके की भाषा, इसी तरीके की लैंग्वेज 2014 से पहले कांग्रेसी नेताओं की होती थी, कांग्रेसी प्रवक्ताओं की होती थी। उनको लगता था जैसा 70 सालों से चला आ रहा है ऐसा ही चलता रहेगा। आपने देखा होगा 2014 से 19 तक इस तरीके का आंदोलन नहीं था, लोग खुश थे, जिस तरीके की चीजें सामने आ रही थी। लेकिन ये ऐसा अभी क्या हुआ, क्यों ये 3 कानून आए और क्यों इन तीनों कानूनों के बाद देश में इस तरीके की चीजें खड़ी हुई, इस पे बीजेपी को और बीजेपी नेताओं को मेरे ख्याल से मंथन करने की जरूरत है। और शायद खेमचंद जी जानते हैं, कर भी रहे होंगे। इसीलिए बीजेपी संगठन ने, आपको बता दूं, जिम्मेदारी दी है अपने सांसदों को। जिस तरीके से जो बागपत के सांसद हैं सतपाल सिंह, उनको भी भेजा गया, मुजफ्फरनगर से सांसद है संजीव बालियान, उनको भी भेजा गया। सबको जिम्मेदारी दी गई है कि अपने अपने एरिया में जाइए, लोगों से जाके मिलिए, उनको समझाने की कोशिश कीजिए। अब देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है, कितना लोग समझने में कामयाब होते हैं, कितना गवर्नमेंट समझाने में कामयाब होती है। इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन शुरुआती दौर में जब इस आंदोलन को उतना ज्यादा तूल नहीं मिला था, उतना ज्यादा ये हाईलाइट नहीं हुआ था, उस वक्त भी हरियाणा के कुछ सांसदों की एक कमेटी बनाई गई थी जिसको अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन उससे किसान बेहद नाखुश नजर आए थे। आनंद देखिए, मैं आपकी बात का जवाब दे दूं शुभेंदु जी, जो हरियाणा में कमेटी बनाई गई, हरियाणा सर छोटू राम की सरजमी है और उनके फैमिली से एक आदमी सांसद भी है, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। और नाराजगी को आलम इस तरीके से समझ सकते हो कि बीजेपी के कृषि मंत्री चुनाव हार गए थे, इसका मतलब किसान सेटिस्फाई नहीं है। इस चीज को भी बीजेपी को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और किसानों की जो समस्या है, किसानों की जो नाराजगी है, आने वाले समय में ऐसी चीज सामने ना आए, उसको दूर करना पड़ेगा। उसके लिए आपको रूट लेवल पे जाके काम करना पड़ेगा। अगर नेता इसी तरीके से बैठ के टीवी चैनल पे कुछ भी बोलते रहे, जमीन से उनको कोई वास्तव मतलब ना हो, उन्हें पता नहीं है वो पिछली बार गांव में कब गए थे, तो फिर चीजें मुश्किल हो जाएंगी। बिल्कुल, खेमचंद जी जरा जवाब दीजिए, क्योंकि अब ये वक्त आ चुका है कि कम से कम आप इस आंदोलन को यूं ही चलने नहीं दे सकते। अभी भी 50 गांव घूम के आया हूँ। मैं बरसाना मथुरा से बिलोंग करता हूँ, गांव में ही पढ़ा हूँ।
और गांव की सारी कल्चर, गांव का काम सारे मैं जानता हूँ। और हमारे यहाँ पे हवाई नेताओं की वैल्यू नहीं होती, जमीनी नेताओं की वैल्यू होती है। हम किसानों की भलाई के लिए कमिटेड हैं। अगर किसानों को कुछ लगता है और वास्तव में कुछ चीज चेंज करनी होती, मोदी जी ने क्या बोला, हम परफेक्ट हैं ऐसा नहीं कह रहे, हमसे कोई गलती नहीं हो सकती, हम ऐसा नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं आओ बताओ क्या इसमें सॉल्यूशन होना चाहिए, क्या इसमें कुछ यही तो बार बार बताया जा रहा है खेमचंद शर्मा जी, आनंद बिहारी जी, ये बार बार बताया जा रहा है कि नहीं बताया जा रहा है? जो पेंडिंग, चाहे किसान नेता हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हो, विपक्षी खेमा हो, हर दल आकर के कह रहा है नहीं बने, कोई हिम्मत नहीं कर पाया, कानूनों के अंदर बहुत सारी खामियां भले करने की हिम्मत नहीं कर पाया। ठीक है खेमचंद जी, ठीक है, मैं आता हूं आनंद बिहारी जी, ठीक है। मैं एक्चुअल में भाजपा बंदी किसान आंदोलन है, ये बोले जा रहे हैं, एक बार भी है तो एक जिद पे आ रही है, जिद से कार्य नहीं करता, देश का जनता से, जनता की भलाई किसान देख सकता है, तो कम से कम भाजपा के नेता मोदी जी को लेना चाहिए। चलिए सर, आनंद जी आपकी आवाज सही तरीके से नहीं आ रही है, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है इसमें, जरा उसको दुरुस्त कर लेते हैं, मैं जरा वापस लौटूंगा। लेकिन अब मैं जरा संदीप जी इस पर एक जल्दी से मैं रिएक्शन लेना चाह रहा हूं कि अब अगर प्रस्ताव नए तरीके का हो, और जो कि किसान नेता दर्शन जी बार बार कह रहे हैं कि प्रस्ताव पुराना वाला तो नामंजूर हम पहले ही कर चुके हैं, अब सरकार को एक कदम आगे बढ़ करके नए प्रस्ताव पर चर्चा करनी चाहिए, तो ऐसा क्या हो उस प्रस्ताव के अंदर, क्या चीजें हो? 3 कृषि कानून वापस, इसके अलावा क्योंकि इन चीजों पर तो दोनों आमने सामने हैं, इसके अलावा कोई और चीजें जोड़ी जा सकती हैं? देखिए शुभेंदु जी, जिस तरीके से ऑब्जेक्शन हो चुका है किसी कानून दर्शन जी आता हूं, जिस तरीके से ऑब्जेक्शन हुआ है उससे यह पता चलता है कि किसान की एक ईगो है, वो ईगो हर्ट हो रही है, और गवर्नमेंट ने भी इसे अपने ईगो का सवाल बना लिया है कि कानून रद्द नहीं होंगे, और किसान चाहते हैं कि ये कानून रद्द हो जाएं। अब इसका यही तरीका है, चूंकि जो सरकार है, सरकार किसानों की भी है, सरकार मजदूरों की भी है, जो भी सरकार होती है, अगर वो किसान मजदूर भी नहीं होंगे, कोई टीचर्स होंगे या बिजनेसमैन होंगे, किसी भी फील्ड के लोग होंगे, सरकार उनके फायदे के लिए, उनके सहूलियत के लिए होती है, उनके लिए ऐसे कानून लेकर आए। तो सरकार एक बार ये सोच सकती है कि अगर किसान सहमत नहीं है, या जो हमने कानून बनाया है किसानों को साथ बैठ के भी बनाया जा सकता है, किसानों की रजामंदी भी ली जा सकती है, और हो सकता है जब किसानों को साथ बैठाएं तो वो इन्हीं तीनों कानून पे रेडी हो जाएं, या कुछ चेंजेस जो जरूरी हैं वो हो सकते हैं। तो मुझे लगता है सरकार को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए, जनता से सरकार है, सरकार से जनता नहीं है। दर्शन जी कुछ कहना चाह रहे थे? सर सुबंधु जी, आज स्पेन ने एमएसपी का कानून बना दिया, और खुशी की बात देखिए कि उन्होंने ये कहा कि जो एमएसपी है ना, जो लागत मूल्य है, उसके अंदर उसका लाभ भी जोड़ा, उससे कम अगर कोई खरीदेगा तो उसके ऊपर 90 लाख रुपए से लेकर 9 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा। और यहां तो पहल भी नहीं कर रहे, उसकी खाली एक जुमला दे रहे हैं कि थी, हा, है और रहेगा। तो सबसे पहले एमएसपी का कानून बनाए, उसके बाद संशोधन की बात करें तो किसान तैयार हो जाएगा संशोधन के लिए। सबसे पहले तो उसको मरने से बताइए ना, एमएसपी को कानून बनाइए, उसके बाद अगर संशोधन की बात करेंगे तो किसान उसके ऊपर भी संजीदगी से विचार करेगा और मान भी लेगा बहुत सारी बातों को। जिस प्रकार से इन्होंने 27 कमियां मानी है, कह रहे थे ना एक भी कमी नहीं गिनाई। पहली मीटिंग में कृषि मंत्री ने कहा कि एक कमी गिना दीजिए, हमने 27 गिनाई, 27 मानी और उनको संशोधन करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन हमने वो 27 इसलिए गिनाई थी कि आप तो एक कह रहे थे, अब वापिस ले लीजिए। मैं खेमचंद जी आता हूं। तो सबसे पहले एमएसपी का कानून बना दीजिए, एमएसपी का कानून बनाकर स्पेन की तरह, और उसके बाद आगे की वार्ता कीजिए। ठीक है, ठीक है, ये बात है। किसान को बचाइए, वरना किसान ने वो बीज बो दिया है, किसान ने वो बीज बो दिया है, तो धीरे धीरे आपको छोड़ेगा नहीं, स्टेज से बाहर निकाल देगा। जिसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा, यही एक नया प्रस्ताव हो गया। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से सरकार को लिखिए कि हम जो 3 कानून को वापस करने की मांग को वापस लेते हैं, आप सिर्फ एमएसपी पे कानून बना दो। आप जो रिटर्न में देना चाह रहे हैं इस पे बात करो, यही एक नया प्रस्ताव हो गया। आप टीवी के माध्यम से आपने बोला है, इसी को लिख के आप सरकार के पास आपकी बात हो चुकी है, यही नया प्रस्ताव हो गया। आपकी अगर प्रधानमंत्री जी से बात हो चुकी है कि आप एमएसपी पे कानून बना सकते हो, सरकार ने किसी भी तरीके से इसको नहीं लिया है। सरकार तो बातचीत करने को तैयार है, संयुक्त किसान मोर्चा से हम ये बात करेंगे। दूसरी बात, आप देखिए कानून इवॉल्व कैसे
तैयार हो, कानून पहले इवॉल्व आप लिख के होते दे हैं दीजिए, सरकार के साथ आप बातचीत लिख के करके। दे दीजिए, दूसरा आप कोर्ट लिख के के दे पास दीजिए कि एमएसपी पर कानून बनाने के लिए तैयार है, उसके बाद हम संशोधन की बात अभी करेंगे। होल्ड पर आप कर बता दिए, दीजिए, इस अब तरीके आप से आओ, इस हम तरीके बात से करेंगे, ठीक है। हम बैठेंगे, जी बहुत हम शुक्रिया सर, समझेंगे, बहुत शुक्रिया समझ- सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बहुत शुक्रिया, अपना समय दिया आपने। लेकिन बड़ा सवाल यही कि आखिर किसान आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे इसका समाधान निकलेगा? सरकार क्या एक नए तरीके का प्रस्ताव एक बार फिर से किसानों के सामने रखेगी? एमएसपी का कानून और उसमें बनाने को लेकर के क्या इस पर चर्चा की जाएगी? क्या एमएसपी को कानूनी दायरे के अंदर लाया जाए? इससे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाया जा सकता है। बहुत सारी चीजें, लेकिन बड़ा सवाल आज भी यही है कि गतिरोध कैसे खत्म होगा और बातचीत आगे कब तक बढ़ेगी। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।